मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट, किस्त नंबर 24। अस्पताल से आई खबर के बाद काराबे मैंशन में जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। हर शख्स सदमे में था, हर दिल बेचैन था। मैंशन में वही खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान के बाद छा जाती है। दाद जी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे तस्बीह थामे मुसलसल कुछ पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी फिक्र और परेशानी थी, मगर उनकी आंखों में अज़म झलक रहा था। महमद काराबे बेचैनी से कमरे में टहल रहे थे। उनकी मुठियां भींची हुई थी, जैसे गुस्से और बेबसी की मिली जुली कैफियत में हो। कुदरत काराबे एक तरफ खामोश बैठे थे। उनकी नज़रें खला में थी, जैसे सोचने और समझने की सलाहियत खो बैठे हों। लाउंज में फातिमा बेगम सोफे पर नढाल बैठी थी। उनकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे किसी मोजज़े की मुंतज़िर हो। और सबसे ज़्यादा बिखरी हुई अगर कोई थी तो वो महपारा थी। वो बेचैन, नढाल और बेकरार थी। मुझे मुराद के पास जाना है, वो मुसलसल यही कह रही थी, मगर कोई भी उसे अस्पताल जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। महापारा, मेरी बच्ची, खुद को संभालो। रुदाबा सुल्तान ने उसे अपने सीने से लगा रखा था, मगर वो किसी तौर संभलने को तैयार नहीं थी। मम्मा, मुझे उसके पास जाना है, मुराद को मेरी ज़रूरत है। वो बार बार यही अल्फाज दोहरा रही थी, मगर उसकी सिसकियाँ उसके जुमलों के साथ मिलकर और ज़्यादा दिल दहला देने वाली हो रही थी। बेटा, वो मजबूत है, उससे कुछ नहीं होगा। रुबाब बेगम ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, मगर उनकी अपनी आवाज़ कांप रही थी। दूसरी तरफ अस्पताल में अलग बेचैनी फैली थी। अस्पताल के कमरे में मध्यम रोशनी थी। मरियम बेड पर लेटी हुई थी। उसके हाथ में लगी ड्रिप अभी ख़त्म हुई थी। उसकी आंखें नीमवा थी, चेहरा जर्द हो चुका था और होंठों पर बेहद खुश्की थी। वो मुसलसल दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे किसी खबर की मुंतज़िर हो, मगर मुराद की कोई खबर नहीं थी। ऑपरेशन थिएटर का सुर्ख बल्ब अब भी जल रहा था और हर गुजरते लम्हे के साथ मरियम का इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था। दरवाज़ा हल्की आवाज़ से खुला और बरान अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी और आंखों में बेचैनी थी। वो खामोशी से मरियम के करीब आया और कुर्सी खींचकर उसके बेड के पास बैठ गया। क्या हुआ था? बरान की आवाज़ भारी थी, उसके अंदर जलते तूफान का इजहार कर रही थी। मरियम ने आंसुओं से भरी आंखें उठाई और बरान को देखा। उसकी आंखों में खौफ, तकलीफ और एक ना ख़त्म होने वाली बेबसी थी। बरान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मुराद, मरियम की आवाज़ लर्जी। वो बच जाएगा ना? बरान ने उसके लर्जते हाथों पर हाथ रखा। कुछ नहीं होगा उसे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये सब हुआ कैसे? मरियम ने कांपते लबों को एक लम्हे के लिए भींचा, फिर अल्फ से ये तक सब कुछ बता दिया। वो फ़ोन कॉल, वो लोकेशन की इत्तला देना, मुराद पर जानलेवा हमले का बताना, मरियम का वहाँ पहुँचकर उसकी मदद करना, गोलियों की बरसात, गाड़ियों का तसादुम, खाई में गिरने से बाल बाल बचना, और फिर वो आदमी। मरियम जैसे जैसे बोलती गई, बरान की आंखों में अंगारे भड़कते गए। उसकी मुठ्ठियाँ सख्ती से भींच गई जब मरियम ने उस आदमी के अल्फाज दोहराए जो उसे कहकर गया था, एक एक करके तुम सब मरोगे। बरहान का जब टूटने को था, मगर मरियम को मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर रोती मरियम को अपने सीने से लगा लिया। बस अब कुछ नहीं होगा, वो धीमे मगर मजबूत लहजे में बोला। किसी की हिम्मत नहीं जो मुराद को छीन सके, न मुराद को न तुम्हें। मरियम की हिचकियाँ थम नहीं रही थी। वो थकन और तकलीफ से बरहान के कंधे से लगी रही। इतने में दरवाज़ा फिर खुला। नर्स अंदर आए। सर, इनकी हालत अभी भी ठीक नहीं, मगर डॉक्टर ने इनको डिस्चार्ज कर दिया। आप इनको घर लेकर जा सकते हैं, मगर मुकम्मल आराम की सख्त ज़रूरत है। बरहान ने फ़ौरन मरियम को खुद से हटाया और नर्स की तरफ देखा। ठीक है, मैं ले जा रहा हूँ इसे। नर्स ने कुछ और हदायत दी और चली गई। बरहान ने मरियम की तरफ देखा, जो अब भी बेहद कमज़ोर लग रही थी। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और एहतियात से उसे बाजू का सहारा देते हुए उठाया। मरियम की चोटें दर्द दे रही थी, मगर वो खामोश रही। बरहान ने आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मरियम को अस्पताल के बाहर खड़ी गाड़ी तक पहुंचाया और नरमी से कार की सीट पर बिठाया। बलाज, जहान और अहमद वहीं अस्पताल में खड़े थे। वो सब ऑपरेशन थिएटर की तरफ बेचैन नज़रों से देख रहे थे। बरहान ने एक नज़र उन पर डाली और संजीदा लहजे में कहा, बलाज, तुम अहमद और जहान के साथ यही रहो। मैं मरियम को छोड़कर वापस आ रहा हूँ। इससे आराम की ज़रूरत है। बलाज ने इस बात में सर हिलाया। तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ हैं, तुम मरियम को ले जाओ। बरहान ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी स्टार्ट करके अस्पताल की पार्किंग से बाहर निकाल ली। मरियम कार की खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर उसकी आंखें अब भी नम थी। दिल बस एक ही दुआ मांग रहा था, मुराद को कुछ ना हो।
गाड़ी में गहरी खामोशी छाई हुई थी। बरहान की नज़रें सड़क पर जमी हुई थी, जबकि मरियम की नज़रें खला में गुम थी। उसका दिल बोझल हो रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। वो सुल्तान हवेली के रास्ते को पहचान चुकी थी। बरहान, मुझे कारा पे मेंशन ले चलो। मरियम की आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। बरहान ने एक नज़र उस पर डाली। उसकी जर्द पड़ती रंगत और कामते लब देखकर उसने नरमी से कहा, मरियम, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है, तुम बहुत कमज़ोर हो अभी। मगर मरियम ने ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। आंखों में नमी उतर आई। नहीं, मुझे महापारा के पास जाना है। वो ठीक नहीं होगी, उसे मेरी ज़रूरत होगी। प्लीज़ बरहान। बरहान ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को पुरसुकून कर रहा हो। फिर मजबूरन गाड़ी का रुख कारा बे मेंशन की तरफ मोड़ दिया। कारा बे मेंशन पहुंचते ही बरहान ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। वो नरमी से मरियम को बाहर निकाल रहा था जब उसका खास आदमी आगे बढ़ा। सर, एक बहुत ज़रूरी बात करनी, बहुत अहम मालूमात है। बरहान ने एक नज़र मरियम को देखा, जैसे उसकी इजाज़त मांग रहा हो। मरियम ने सर हिलाया। तुम बात करो, मैं खुद अंदर चली जाऊंगी। बरहान ने सख्ती से नफ़ी में सर हिलाया। तभी अंदर से एक मुलाजमा भागती हुई आई। बीबी को अंदर ले जाओ, ध्यान से। बरहान ने इशारा किया। मुलाजमा ने फौरन मरियम को सहारा दिया और अंदर ले जाने लगी। जो ही मरियम लाउंज में दाखिल हुई, सब लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मरियम, आयशा सुल्तान भागती हुई आई और मरियम को जोर से गले लगा लिया, जैसे बरसों बाद मिली हो। महापारा चंद कदम दूर खड़ी मरियम को खून ख्वार नजरों से घूर रही थी। मरियम ने जैसे ही महापारा को देखा, फौरन उसकी तरफ बढ़ी। महापारा, उसने आगे बढ़कर उसे गले लगाने की कोशिश की, मगर दूर रहो मुझसे। महापारा ने गुस्से से चीखते हुए मरियम को जोर से धक्का दिया। मरियम तवाजुन खो बैठी और पीछे की तरफ लड़खड़ा गई, मगर आयशा सुल्तान ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। पूरे हॉल में खामोशी छा गई। सब हैरत और बेयकीनी से ये मंजर देख रहे थे। महापारा, ये क्या बदतमीजी है? आयशा सुल्तान उसे डांटने के अंदाज में कहा, मगर महापारा की आंखों में सुर्खी थी। वो गुस्से से कांप रही थी। वो मरियम की तरफ बढ़ी और चीखी, तुमने मेरे शौहर को मारने की कोशिश की, तुमने उस पर हमला करवाया, ये सब तुम्हारा मंसूबा था। ये सुनते ही सब लोग हैरत में पड़ गए। हॉल में सरगोशियां शुरू हो गई। क्या, ये तुम क्या कह रही हो? रुदाबा सुल्तान ने आगे बढ़कर महापारा को संजीदगी से देखा। मम्मा, मैंने खुद सुबह से फ़ोन पर किसी से बात करते सुना था। ये किसी को हुक्म दे रही थी कि मुराद की गाड़ी का पीछा करो और मौका मिलते ही उस पर हमला कर दो। महापारा की बात पर सब साकित हो गए। सबकी नज़रें मरियम पर जम गई, जैसे वो वाकई मुजरिम हो। मरियम के चेहरे पर बेयकीनी थी, जैसे उसका दिमाग सुन्न हो गया हो। नहीं, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मरियम ने हल्की लर्जती आवाज़ में कहा, मगर उसकी बात पर किसी ने यकीन न किया। हनान आगे बढ़ा। महापारा, तुम कैसे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकती हो? मरियम ऐसा नहीं कर सकती। भाई, आप नहीं जानते, ये सब जायदाद के लिए कर रही है। ये हमें एक एक करके ख़त्म कर देगी। महापारा जहर भरे अल्फाज के साथ चीखी। बस करो महापारा, कुछ तो खुदा का खौफ करो, आयशा सुल्तान ने सख्ती से कहा। मगर हमना सुल्तान मरियम के करीब आई। उसका बाजू झंझोड़ते हुए गुस्से में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई? हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुमने हमारे ही खानदान पर वार कर दिया। तुमने हमारी मोहब्बत का यही सिला दिया। मरियम तकलीफ से करा उठी, मगर वो कुछ बोल न सकी। रुदाबा सुल्तान का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उन्होंने मरियम पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ बुलंद किया, मगर उनका हाथ हवा में ही रह गया। बरहान ने सख्ती से उनका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में सुर्ख शोले जल रहे थे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? बरहान की आवाज़ बर्फ की तरह सर्द थी, मगर उसके अंदर जलता हुआ लावा सब महसूस कर सकते थे। हमना सुल्तान झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए चिल्लाई, बरहान, तुम नहीं जानते इसने क्या किया है? बरहान ने सख्त नज़रों से उन सबको देखा, फिर एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा, मैं सब जानता हूँ कि मरियम क्या कर सकती है और क्या नहीं, और मुझे आपसे ये सुनने की ज़रूरत नहीं। इतने में मूसा भी आगे आया। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। मरियम, तुम कैसे कर सकती हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? फरहान ने कदम आगे बढ़कर सख्त लहजे में कहा, मेरी बीवी को इज्जत से मुखातिब करो ताकि तुम्हारी उम्र दराज हो। अगर अपनी जिंदगी से ज्यादा ही तंग हो तो वो भी बता दो। हॉल में सन्नाटा छा गया। सब लोग बरहान को हैरत से देख रहे थे। तभी अब्बा हजूर और दाद जी खड़े हुए और गरजदार आवाज में बोले, बरहान, तुम अभी बाहर से आए हो, तुम नहीं जानते कि इस एहसान फरामोश लड़की ने क्या किया है। बरहान की नजरें मरियम की तरफ गई, जो फर्श पर बैठी साकित नजरों से ये सब देख रही थी। मैं सब सुन भी चुका हूँ और देख भी चुका, और मैं ये भी जानता हूँ कि हकीकत क्या है। आप सबको शर्म आनी चाहिए। कैसे इस पर इल्जाम लगा सकते हैं? आपने इसकी हालत देखी है। रुबाब कारा भी आगे आई। मैं जानती हूँ मरियम ऐसा नहीं कर सकती। महमद साहब ने भी सर हिलाया। हाँ, मैं भी यही कहता हूँ, ये झूठ है, सरासर इल्जाम है मेरी बीवी पर। बरहान धाड़ा। अब्बा हजूर और दादी ने एक साथ गुस्से से कहा, ओह, तो अब तुम्हें इस लड़की पर हम सबसे ज्यादा यकीन है। बरहान की नजरें जल उठी। यकीन की बात करते हैं आप? मैं इसकी हर बात पर ईमान रखता हूँ। सब जैसे लाजवाब हुए थे। उन्होंने हैरत से बरहान को देखा। मरियम ने भी बेयकीनी से उसे देखा। क्या था ये? मोहब्बत? नहीं। तो फिर इश्क? वो भी नहीं। तो फिर क्या? जुनून?
महापारा गुस्से से बेकाबू हो गई। वो दौड़ती हुई आई और मरियम के बाल पकड़कर खींचते हुए चीखी, डाइन हो तुम, डाइन। तुमने मेरे शौहर को मारने की कोशिश की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मरियम चीख भी ना सकी, मगर अगले लम्हे बरहान ने गुस्से में महापारा को मरियम से दूर धकेल दिया। मैं मुराद की बीवी होने का लिहाज कर रहा हूँ, मगर अगर तुमने दोबारा मेरी बीवी को हाथ लगाया तो वो लिहाज भी खत्म हो जाएगा। सब लोग दम बखुद बरहान को देख रहे थे, जबकि मरियम आंसुओं से भीगी साकित नजरों से उसे देख रही थी। अब्बा हजूर ने सख्त लहजे में कहा, बरहान तुम गलती कर रहे हो। बरहान एक कदम आगे बढ़ा। आप ही कहते थे कि मरियम आपका कीमती असासा है, अब क्या हुआ? या फिर बात जायदाद की आ गई है? आपको लगता है कि मेरी बीवी को दौलत का लालच है? अगर उसे किसी चीज की कमी होती तो मैं उसके कदमों में पूरी दुनिया बिछा देता। सब खामोश हो गए। मरियम ने साकित नजरों से उन लोगों को देखा जिन्हें वो अपना समझती थी। तुम जो भी कह लो, मगर हम अब इस लड़की को अपने घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब्बा हजूर बोले। बरहान ने गहरी सांस ली, जैसे किसी फैसले पर पहुंच चुका हो। ठीक है, जब आप लोगों को इस पर यकीन ही नहीं तो इसका यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं। मेरी बीवी मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ और आज के बाद आप सब इसकी शक्ल देखने को भी तरसेंगे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, मगर फिर दाद जी आखिरी हथियार इस्तेमाल करते हुए बोले, हम तुम्हें जायदाद से आग कर देंगे बरहान। बरहान ने एक दफा मुड़कर उन्हें देखा और एक जहरीली मुस्कुराहट उछालते हुए बोला, मैं थूकता भी नहीं आपकी जायदाद पर। बरहान गर्दन को झटका देते हुए बोला, बरहान दाद जी धाड़े, आपकी जायदाद आपको मुबारक, संभाल कर रखे उसे और इस पर अपनी झूठी अना, अपने झूठे असूल और नाइंसाफियों का महल बनाकर बैठ जाए। बरहान नक्शा खींचते हुए बोला तो उन्होंने सबसे मुठियां भींची। बरहान आगे बढ़ा और झुककर नरमी से मरियम का हाथ थामा, उसे आहिस्ता से उठाया और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। जब तक सबकी समझ में आया तब तक बरहान उसे लेकर जा चुका था। आयशा सुल्तान ने कोफत से सब पर नजर डाली और बोली, चले शहरोज यहाँ से। शहरोज साहब और आयशा सुल्तान उन सब पर एक चढ़ती निगाह डालते वहां से चले गए, जबकि हनान भी मूसा को हकारत से देखते माहिन का हाथ पकड़ते वहां से निकल गया। रात का अंधेरा हर तरफ छा चुका था। बरहान खामोशी से गाड़ी चला रहा था, जबकि मरियम बेजान से बराबर बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, आंसू कब के खुश्क हो चुके थे। वो टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। ऐसी ही थी वो टूटी बिखरी और खामोश। गाड़ी शहर के एक पोश इलाके में मौजूद एक दरमियाने तर्ज के अपार्टमेंट के सामने रुकी। बरहान ने एक गहरी सांस ली और मरियम की तरफ देखा, जो बेहद खामोश थी, जैसे सांस लेना भी बोझ लग रहा हो। मरियम अंदर चलो, बरहान ने आहिस्ता से कहा, मगर मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। बरहान ने उसकी खामोशी को नजरअंदाज करते हुए गाड़ी से निकलकर दरवाजा खोला। वो आहिस्ता से बाहर निकली, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। बरहान ने फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ थामा, मगर वो एक झटके से पीछे हट गई। बरहान ने कोई जबरदस्ती नहीं की, बस खामोशी से उसके साथ चलने लगा। वो दोनों अपार्टमेंट में दाखिल हुए। अंदर रोशनी मध्यम थी, हर चीज खामोश और सजी हुई थी, जैसे उस अपार्टमेंट में कोई रूह ना हो, सिर्फ साए हों। मरियम धीरे धीरे अंदर बढ़ी। उसकी आंखें खाली थी, चेहरा जर्द हो चुका था। जैसे ही वो 2 कदम अंदर आई, बरहान ने दरवाजा बंद किया और पलटकर उसकी तरफ देखा और अगले लम्हे मरियम बेजान सी जमीन पर गिर पड़ी। मरियम, बरहान की आवाज कमरे में गूंजी। वो आंखों में वहशत लिए उसकी तरफ दौड़ा। मरियम का जिस्म फर्श पर बेजान पड़ा था, उसकी पलकें बंद हो चुकी थी, सांस मध्यम हो रही थी, चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे सारी जान निकल चुकी हो। बरहान घबराकर उसके करीब बैठा, उसके गाल थपथपाए। मरियम, होश में आओ। मरियम, आंखें खोलो प्लीज। मरियम, मगर मरियम ने कोई हरकत न की। बरहान का दिल एक पल को जैसे रुक गया, उसकी उंगलियां लर्जने लगी। उसने फौरन मरियम की नाक के करीब हाथ रखा। सांसें थी मगर मध्यम, बहुत मध्यम। शिट! बरहान की आंखों में खौफ उतर आया। उसने फौरन मरियम को बाहों में उठाया, जैसे कोई नाजुक चीज हो जो एक झटके से टूट सकती है। उसके कदम तेज हो गए, दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। बरहान ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और मरियम को आराम से लिटा दिया। वो उसका हाथ पकड़कर सहला रहा था, जैसे उसकी सांसों को दोबारा खींचने की कोशिश कर रहा। बस मरियम, कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से अस्पताल की तरफ बढ़ गया। गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, मगर बरहान को लग रहा था वक्त रुक गया है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे जोर से खुले और बरहान पागलों की तरह अंदर दाखिल हुआ। मरियम को अपनी बाहों में उठाया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखों में वहशत थी और सांसें तेज चल रही थी। डॉक्टर, कोई डॉक्टर बुलाओ फौरन, वो चिल्लाया। नर्सें और डॉक्टर्स फौरन उसकी तरफ दौड़े। क्या हुआ इनको? एक डॉक्टर ने स्ट्रेचर आगे बढ़ाते हुए पूछा। मैं नहीं जानता, वो बेहोश हो गई है, सांसें बहुत मध्यम है, प्लीज इसे बचा ले। बरहान की आवाज में बेबसी थी, जो शायद उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। डॉक्टर और नर्सों ने जल्दी से मरियम को स्ट्रेचर पर लिटाया, ऑक्सीजन मास्क लगाया और उसे इमरजेंसी वार्ड में ले गए। बरहान कुछ देर वहीं खड़ा रहा, जैसे कदम जमीन ने जकड़ लिया। तभी एक भागती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी। बरहान, ये क्या हुआ? मरियम को अभी तो लेकर गए थे। बरहान ने सर उठाया। सामने बलाश था, जो दौड़ता हुआ उसके करीब आया। बरहान की हिम्मत जैसे अब खत्म हो रही थी। वो एक लम्हे को लड़खड़ाया, मगर बलाश ने फौरन उसे बाजू से थाम लिया
बरहान बात करो, क्या हुआ है मरियम को? बरहान ने होंठ भींच लिए, जैसे अल्फाज नहीं मिल रहे थे, जैसे सांस लेना भी दुश्वार हो गया। बलाज ने उसकी हालत देखते हुए उसे ज़बरदस्ती वेटिंग रूम में ले गया, जहाँ पहले से अहमद और जहान बैठे थे। दोनों बरहान को देखते ही खड़े हो गए। अब क्या हुआ? जहान ने फिक्रमंदी से पूछा। बरहान बेंच पर बैठ गया, जैसे जिस्म का सारा बोझ किसी ने निकाल लिया हो। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। वो बेहोश हो गई। उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा था, सांसें बहुत मध्यम हो चुकी थी। मैंने उसे उठाया और फौरन यहाँ ले आया। उसकी आवाज़ लर्ज रही थी। मगर क्यों? ऐसा क्या हुआ? तुम तो उसे वहाँ लेकर गए थे ताकि वो सुकून में रहे, अहमद ने गुस्से और बेचैनी में कहा। फरहान ने धीरे से सर उठाया। आंखें सुर्ख हो रही थी, जैसे जब्त करते करते अब वो खुद बिखरने वाला था। क्या सुकून मिलना था उसे? जो कुछ हुआ, जो कुछ उसके अपने लोगों ने कहा, वो सब। फरहान की मुठ्ठियां भींच गई, जैसे वो अपने अंदर एक जंग लड़ रहा। मैं उसे लेकर कारा भी मेंशन किया, क्योंकि वो महापारा को देखना चाहती थी। वो मुराद की फिक्र में थी। मगर वहाँ वहाँ जो हुआ वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उसने सारी रहदाद सुना दी कि किस तरह मरियम पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, किस तरह मापारा ने उसे थप्पड़ मारा, किस तरह रुदाबा सुल्तान ने उस पर हाथ उठाया और कैसे पूरा खानदान उसके खिलाफ खड़ा हो गया। वो साकित हो गई थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके अपनों ने उसके साथ ऐसा किया। वो टूट गई। अहमद अंदर से ख़त्म हो गई और जैसे ही हम अपार्टमेंट पहुंचे वो गिर पड़ी। बरहान ने दीवार पर घुंसा मारा, जैसे अपनी बेबसी पर खुद को सजा दे रहा हूँ। बलाज, अहमद और जहान एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में बेयकीनी थी। ये सब बहुत गलत हुआ है, जहान आहिस्ता से बोला। बलाज सुनता रहा। उसका चेहरा हर गुजरते लम्हे के साथ सख्त होता जा रहा था। उसकी आंखों में वही गुस्सा था जो आतिश फिशा के फटने से पहले नजर आता है। वो धीरे धीरे मुठ्ठियां भींचने लगा, फिर अचानक मुड़ा और लंबे लंबे कदम उठाता हुआ अस्पताल से बाहर निकल गया। बरहान ने चौंक कर उसे जाते देखा। बलाज, कहाँ जा रहे हो? मगर बलाज ने पलट कर भी ना देखा। उसके कदम तेज थे, उसके इरादे पुख्ता। आज वो खामोश नहीं बैठ सकता था। उसकी बहन को उसके ही खानदान ने रौन दिया था और वो उन्हें ये जख्म देने का बदला ज़रूर लेगा। बरहान की नज़रें दरवाजे पर जम गई। जहाँ से बलाज गुस्से में बाहर निकला था, वो जानता था आज एक तूफान आने वाला था। ऐसा तूफान जो सब कुछ बहा ले जाएगा। सुल्तान हवेली की वसी और रीज़ राहदारियों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, मगर बाहर जैसे आंधी ने डेरे डाल रखे थे। एक जोरदार आवाज़ के साथ हवेली के दरवाजे धकेल कर खोले गए और बलाज गुस्से में भड़कता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों की गरज जैसे पूरी हवेली में गूंज रही थी। सामने लाउंज में अब्बा हजूर, बहरोज साहब, रुदाबा सुल्तान, आयशा सुल्तान और शहरोज साहब और बाकी तमाम लोग मौजूद थे। दाद जी, शहरोज साहब और रुदाबा सुल्तान के चेहरों पर सुकून था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर जैसे ही बलाज की आग बरसाती आंखें उन पर पड़ी, उनके तासुरात सख्त हुए। बलाज, ये क्या बदतमीजी है? अब्बा हजूर की भारी आवाज़ गूंजी। बलाज ने एक जोरदार कहका लगाया, मगर उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ जहर था। वो अब्बा हजूर के सामने आ खड़ा हुआ, आंखों में सुर्ख शोले लिए। बदतमीजी? बदतमीजी तो वो थी जो आप लोगों ने मेरी बहन के साथ की। वो लड़की जिसे आप लोगों ने अपनी बेटी कहा, जिसे अपनी हवेली का हिस्सा समझा, उसी पर इल्ज़ाम लगा दिया, उसी को धक्के देकर निकाल दिया। वो जो खून के रिश्ते से ज्यादा आप लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, उसे अजनबी बना दिया। हमना सुल्तान आगे बढ़ी। बलाज, तुम होश में तो हो? वो सब कुछ जो हुआ उसकी जिम्मेदार तुम्हारी बहन है। बलाज का बस नहीं चल रहा था कि वो सामने खड़े सब लोगों को एक ही बार में जमीन पर दे मारे। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, हाथ लर्ज रहे थे गुस्से से। जिम्मेदार? मेरी बहन जिम्मेदार? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कसम खाता हूँ, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं इस हवेली को राख का ढेर बना दूंगा। उसने उंगली उठाकर हवेली के हर कोने की तरफ इशारा किया। ये शान और शौकत, ये बड़े बड़े दरो दीवार सब कुछ जलाकर रख दूंगा। फिर ना आपके पास दौलत बचेगी, ना गरूर, और ना ये हवेली जिस पर आपको इतना फख्र है। बहरोज साहब आगे बढ़े। उनकी नजरों में सख्ती थी। बलाज, अपनी जबान को लगाम दो। तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे बड़ों की जगह, और तुम शहरोज संभालो अपने बेटे को। ये मेरा घर था बहरोज साहब, जब तक मेरी बहन की इज्जत यहाँ महफूज थी, जब तक यहाँ रिश्ते थे। मगर आज ये मेरे लिए बस एक अमारत है जिसके मकीनों ने मेरी बहन का तमाशा बनाया। सब लोग सकते में थे, क्योंकि आज तक किसी ने अब्बा हजूर के सामने यूँ बात करने की जुर्रत नहीं की थी। मगर बलाज की आंखों में आज सिर्फ इंतकाम नजर आ रहा था, एक तूफान जो थमने वाला नहीं था। भाभी, ये तरबियत की आपने अपने बेटे की? हमना सुल्तान कोफत से बोली। आयशा सुल्तान की अब बस हुई। वो खड़ी हुई और उंगली दिखाते हुए बोली, खबरदार, खबरदार रुदाबा, जो तुमने फिर मेरे बेटे और मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो
तुम्हारी बेटी, उन्होंने तंज किया। हाँ, मेरी बेटी। बेशक मैंने उसे पैदा नहीं किया, लेकिन उसकी तरबियत मैंने की है और मुझे अपनी तरबियत पर खून से ज्यादा भरोसा है, आयशा सुल्तान एतमाद से बोली। और सुन ले सब, अभी तो हातिम को सिर्फ ये खबर है कि मुराद पर हमला हुआ है। उसे वापस तो आने दे। जब उसे पता चलेगा कि आप लोगों ने हमारी बहन के साथ क्या किया तो देखिएगा वो क्या करता है आप सबके साथ। हवेली में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी ने भी ये बात नहीं सोची थी, मगर जो कुछ आज हुआ था उसका खमियाजा भुगतना अभी बाकी था। वो तुम्हारी बहन नहीं है, पेरो साहब करख्त लहजे में बोले। वो मेरी ही बहन है, समझे आप? बलाज ठहरे हुए मगर सख्त गिर लहजे में बोला। उन्होंने लब भींचे। बलाज एक आखिरी नजर सब पर डाल कर पलटा और लंबे लंबे कदम उठाता हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था, मगर उस वक्त उसे वहां रुकना बेकार लगा। वो जानता था उसकी असल जगह अस्पताल थी, वहां जहां उसकी बहन जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। वो बगैर पीछे देखे बाहर निकल गया, मगर उसके अल्फाज अभी तक हवेली की दीवारों में गूंज रहे थे और सब लोग उस आने वाले तूफान की आहट सुन चुके थे। इमरजेंसी वार्ड के बाहर खामोशी का राज था, मगर बरान के अंदर तूफान बरपा था। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे बेचैनी से चल रहा था। उसके चेहरे पर इज़्तिराब और आंखों में शदीद बेकरारी थी। हर लम्हे गुजरते लम्हे के बाद साथ उसके अंदर का खौफ बढ़ता जा रहा था। जहान भी वहीं खड़ा था, मगर उसकी नज़रें बरान पर थी। वो जानता था कि बरान जो बाहर से जितना सख्त और मजबूत नजर आता है, अंदर से उतना ही टूट रहा था। चंद लम्हे बाद वार्ड का दरवाज़ा खुला और एक दरमियानी उम्र के डॉक्टर बाहर आए। दोनों फौरन उनकी तरफ बढ़े। बरान साहब, डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, इनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। इन्हें कोई बहुत भारी सदमा पहुंचा है। शायद वो जहनी और जिस्मानी तौर पर उसका सामना नहीं कर पाई। बरान की सांस रुक सी गई। वो एकदम खामोश हो गया, आंखें साकित हो गई। क्या वो होश में है? जहान ने घबराई हुई आवाज में पूछा। डॉक्टर ने सरनफी में हिलाया। अभी कुछ नहीं कह सकते, ये उनके होश में आने पर मुनहसिर है। अगर वो जल्दी होश में आ गई तो हम इन्हें बचा सकते, लेकिन अगर ज्यादा देर तक बेहोश रही तो खतरा है कि वो कोमा में जा सकती हैं। बरान की दुनिया जैसे रुक गई थी। कोमा, ये सोच ही जैसे किसी ने उसके वजूद को मफलूज कर दिया था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। दिल जैसे सीने में डूब रहा था। हम मिल सकते हैं उससे? जहान ने हल्की सी उम्मीद के साथ पूछा। डॉक्टर ने थोड़ा सोचा, फिर नरमी से बोली, हाँ, लेकिन सिर्फ एक फर्ज आ सकता है। ज्यादा लोगों की मौजूदगी उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। जहान ने एक नज़र बरान को देखा, जिसकी मुट्ठी सख्ती से बंद थी, जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। भाई आप जाएं, जहान ने आहिस्ता से कहा। बरान ने चौंक कर जहान को देखा, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि वो वाकई अंदर जा सकता है। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। उसके कदम जैसे बोझल हो चुके थे, मगर वो वार्ड के दरवाजे की तरफ बढ़ता गया। हर गुजरते लम्हे के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसने लर्जते हाथों से दरवाजे का हैंडल पकड़ा। एक लम्हे को आंखें बंद की, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा, और फिर धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। बरान ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और धड़कते दिल के साथ मरियम की तरफ बढ़ा। वो सफेद बिस्तर पर पड़ी थी, बेजान बेहिस्सो हरकत। उसका चेहरा हल्का जर्द पड़ चुका था, होंठों की रंगत नीली हो रही थी और आंखों के नीचे गहरे हल्के थे, जैसे वो कई दिनों से जागी हो, जैसे वो अंदर ही अंदर घुल रही हो। बरान ने धीरे से कुर्सी खींची और उसके करीब बैठ गया। उसकी नजरें मरियम के साकित चेहरे पर जमी थी। वो जो कभी उसकी बातों का फर जवाब देती थी, जो अपने जज्बात को लफ्जों में ढालना जानती थी, आज वो खामोश थी। इस हद तक कि सांस भी मध्यम चल रही थी। बरान ने आहिस्ता से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। ये हाथ जो कभी उसके करीब आने पर भी काम जाता था, आज बेजान पड़ा था। उसके वजूद में एक अजीब सा खौफ सरायत कर गया। मरियम, आंखें खोलो, उसने बहुत नरमी से कहा, जैसे अगर जोर से बोला तो वो मजीद टूट जाएगी। तुम्हें पता है, मुझे शोर सुनने की आदत है, तुम्हारी बातों की, तुम्हारे शिकायतों की, तुम्हारे गुस्से की, लेकिन ये खामोशी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मरियम, कोई जवाब नहीं, कोई जुम्बिश नहीं। बरान ने बेचैनी से उसकी उंगलियों को अपने हाथों में सख्ती से जकड़ा, जैसे अपनी हद तक आखिरी कोशिश कर रहा हो कि उसे होश में ले आए। तुम्हें याद है जब तुम पहली बार मेरे सामने खड़ी हुई थी, कितनी बहादुर लग रही थी, इतनी मजबूत, जैसे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। और आज तुम इस तरह लेटी हो जैसे हार गई हो। तुम तो हारने वालों में से नहीं थी मरियम, तुम तो मेरी जंगजू थी। मैं फिर आज हार क्यों मान रही हो? बरान की आवाज़ टूट रही थी, मगर वो बोलता गया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूँगा। किसी चीज़ की फिक्र मत करो मरियम, मैं तुम्हें इस तकलीफ से निकाल लूँगा। मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ हूँगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी किसी खौफ के साए में नहीं जीने दूंगा। मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा, तुम्हारा सहारा। बस एक बार आंखें खोलो मरियम।
उसकी आवाज़ अब तकरीबन सरगोशी में बदल गई थी। वो झुककर उसके माथे पर होंठ रखता है, जैसे अपना आप उस पर वार देना चाहता हो, बस बदले में उसकी आंखें खुल जाएं। मगर मरियम की पलकें तक नहीं झपकी, उसने सांस नहीं भरी, उसके लबों में हल्की सी मुस्कुराहट तक न आई। फरहान ने अपनी आंखें सख्ती से बंद की, गहरी सांस ली और मरियम का हाथ मजबूती से थाम लिया, जैसे ये यकीन दिलाने के लिए कि जब वो जागेगी तो सबसे पहले उसे यही हाथ थामे मिलेगा। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। और यार अब मैं इस नॉवल के बारे में क्या ही बोलूँ, बहुत फास्ट चल रहा है और किसी के कोई ऐसा साथ पता नहीं चल रहे, बहुत ड्रामेटिक और अजीब सा लग रहा है। देखा जाए तो कहाँ है इसका भाई, किधर गया इसका भाई? ज़ैनब वाला सीन इतना टाइम हो गया है कि वो उसका सीन आया ही नहीं है। और फिर बाकी किधर है? और भी तो इतने हैं। और कौन सा कपल था? दलान वाला भी तो कपल था ना, वो किधर है? महीन किधर है? सारे किधर है यार? और दानीन तो हातिम तो उधर ही गया हुआ है ना, वो अभी तक नहीं आए। फरहान किधर है? हीर किधर है? ये सारे कहाँ है यार? ये चल क्या रहा है? मतलब दो ही लोगों की फिर इतना, जब इतने कपल्स डाले हैं तो उन सबको बताओ ना, उन सबके रिएक्शंस बताओ कि सबके क्या रिएक्शंस है। महापारा ऐसे मतलब कैसे कर सकती है यार? वो इतनी स्टूपिड है, इतनी स्टूपिड, उसको नज़र नहीं आ रहा कि वो भी बीमार है, उसको भी चोटें लगी है, वो अंधी है। कोई भी तीसरा पर्सन आकर कह देगा कि भाई भला बंदे ने तुम्हारे साथ किया, वो उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। बाकी यार ये बड़े क्या सेंस यार बन रहा है इसका, मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं स्पीचलेस हो गई हूँ। ऐसे बड़े होते हैं क्या कि यार छोड़ो यार, मैं नहीं बोल सकती। चलो शुक्र है कोई लोग तो उनके बरान तो उसका साथ दे रहा है ना। बाकी लड़कों को तो पता ही है ना कि क्या सिचुएशन है। हाँ, मूसा मेरा ख्याल बोल रहा था कि मरियम को कि ये वो, और फिर बड़े लोग ही बोल रहे हैं। शुक्र है उसकी माँ उसका साथ दे रही है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।